I am Hafsa from NC Solicitors and welcome to our live session regarding Canada. मैंने जो आज टॉपिक एक सेलेक्ट किया है वो SDS की है. SDS इज़ एक्चुअली वेरी ब्रॉड टर्म जिसके बारे में कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी मुझ तक आ रही और कुछ स्टूडेंट्स जिनकी क्यूरीज थे मुझे अंदाज़ा हुआ कि आई थिंक इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस पॉलिसी को लेके, इसका प्रोसीजर को लेके, रिक्वायरमेंट्स को लेके और आगे चल के किस तरह ये आपको हेल्पफुल हो सकती है उसको लेके. राइट तो अगर हम स्टार्ट करें व्हाट इज़ द पॉलिसी और इसको एंड करें कि व्हाट इज़ द सक्सेस रेशो ऑफ दिस पॉलिसी, तो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा फॉर दो स्टूडेंट जिनको कन्फ्यूजन है टू गेटिंग द प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट्स एंड बेनिफिट्स एंड द वीज़ा रेशो. क्योंकि आजकल जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि शायद SDS में भी वीज़ा नहीं मिल रहा, कनाडा बिल्कुल वीज़ा नहीं दे रहा और नॉन SDS और SDS बिल्कुल सेम है. तो ऐसा नहीं है, समहाउ भी नहीं, टोटली जो पॉलिसी है वो डिफरेंट है और दोनों की सक्सेस रेशो जो है वो भी डिफरेंट है. अगर हम पॉलिसी को स्टार्ट करें तो SDS कैसे बनी, ये पॉलिसी किस तरह इम्प्लीमेंट की गई, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी. तो अगर हम 2018 से पहले की बात करें, जब 2018 तक एक पॉलिसी थी SPP, राइट, स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम. तो स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम के अंडर ही वीज़ाज़ वगैरह फ़ाइल हो रहे थे और रिफ्यूज़ल रेट जो था वो बहुत हाई जा रहा था वर्ल्ड वाइड. तो जब गवर्नमेंट्स ने इस चीज़ को देखा, कनाडा गवर्नमेंट एंड डिफरेंट जो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने इसको जब देखा, एनालिसिस इसका हुआ, तो वीज़ा सक्सेस रेशो बहुत लो थी, वीज़ा रिफ्यूज़ल ज़्यादा थे. जिनमें अगर टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्रीज़ को देखें तो वियतनाम, चाइना, इंडिया, फ़िलिपाइन, पाकिस्तान. तो आफ्टर 2018 एक जो पॉलिसी बनी उसका नाम था SDS, राइट. ये एक म्यूचुअल कॉपरेशन और एक म्यूचुअल डिबेट के बाद जब इस बात को देखा गया कि किस तरह हम इन्हांस कर सकते हैं वीज़ा अश्योर किस तरह हम कर सकते हैं, तो एक पॉलिसी उन्होंने बनाई जो कि एक स्मूथ पॉलिसी आई जिसे SDS कहा गया. SDS बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम. इसको फास्ट ट्रैक कहा गया. क्यों कहा गया वो भी मैं आपको बता देती हूँ. स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं उस बारे में भी हम अभी बात करते हैं. अच्छा, बेसिकली फिर क्या हुआ कि 2018 से ही जो वीज़ा फाइलिंग हुई वो SDS के अंडर होना शुरू हो गई, बट तब पाकिस्तान इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं था. चाइना था, फ़िलिपाइन और वियतनाम, इंडिया, ये वो कंट्रीज़ थी, मोरक्को ऑल्सो. तो ये वो कंट्रीज़ थी जो कि SDS लिस्ट में थी, यानी कि जो कंट्रीज़ SDS में वीज़ा फाइल कर सकती हैं तो उस लिस्ट में इन कंट्रीज़ का नाम था, राइट. बट फ्रॉम 2019 जनवरी पाकिस्तान को भी उस लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया, राइट. और फिर 2019 में ये सब जो वीज़ाज़ फाइलिंग वगैरह हुई स्टार्ट, तो पाकिस्तान भी उस लिस्ट में आया और फिर जो वीज़ा फाइलिंग थी वो SDS के अंडर भी होने शुरू हो गई. उससे पहले एक सिंपल जो पॉलिसी थी जिसको स्टैंडर्ड पॉलिसी भी कहा जाता है पाकिस्तान में, वो थी. अब अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस, उससे पहले मैं चाहूँगी कि आपको मैं रिक्वायरमेंट बता दूँ SDS की. बेसिक और सिंपल बिल्कुल 3 रिक्वायरमेंट्स हैं SDS की. पहली तो ये है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी चेक होगी. उसकी रिक्वायरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ. आपका ओवरऑल IELTS जो है दैट शुड बी 6.5 ओवरऑल विद नो सब स्कोर बिलो 6, राइट. एक आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी चेक होगी. सेकंड, आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाएगा. और वो किस तरह देखा जाएगा, वो आपका एक रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी कि साल की आपने फ़ीस पे करनी है. नंबर 3, आपको फर्स्ट ईयर अपना जो एक्सपेंस है वो पहले ही कनाडा में डिपॉजिट कराना होगा. इसको अगर सम अप करें तो आपका IELTS 6 ही नीच होना चाहिए. सेकेंडली, आपने एनुअल फ़ी पे करनी है साल की, ठीक है. जिस भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, बैचलर्स के लिए जा रहे हैं या मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो साल की जो भी फ़ीस बनेगी वो आपने एक ही दफ़ा में पे करनी है. नो पर सेमेस्टर, नो पर इनटेक. नंबर 3, GIC पे करना आपने. GIC स्टैंड्स फॉर ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट. इसका प्रोसीजर क्या है, पर्पस क्या है, उस बारे में भी बात करते हैं. बट अभी मैं आपको एक रफली सा आइडिया बता दूं कि GIC एक्चुअली क्या. जैसे आपका फर्स्ट ईयर एक्सपेंस होगा जो कि आपने कनाडा में अपना डिपॉजिट कराना बिफोर योर अराइवल. इसकी अमाउंट जो है वो $10,000 है, जो कि डिपेंडिंग ऑन द डॉलर रेट 12 to 13 लाख बनते हैं.
और इसका प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी जीआईसी में कि हमने किस तरह पे करनी है, हम अपने फादर अपने मदर के अकाउंट से पे करा दें। तो जीआईसी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका अपने होमलैंड में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, और वो जो पैसे हैं जीआईसी के वो आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए, राइट। $10,000 की अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए, और फिर आपका यहाँ से अकाउंट बनता है कनाडा में, राइट। कनाडा के डिफरेंट बैंक्स हैं जो कि जीआईसी प्रोग्राम को कर रहे हैं, हेल्पफुल हैं उसमें, जिसमें है स्कोशिया बैंक है, हबीब कैनेडियन बैंक है, और उसके अलावा आईआरसीसी पे और बहुत सारे आपको बैंक्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपना जीआईसी का प्रोसेस करा सकते हैं। तो फर्स्टली तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका अपने होमलैंड में अकाउंट होना चाहिए और जिसमें आपका जीआईसी अमाउंट पड़ी होनी चाहिए। वहाँ से फिर आपका जो वायर ट्रांसफ़र है वो उस कैनेडियन बैंक में होगा जहाँ पे आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। तो ये 1 to 1.5 मंथ का ये एक पीरियड है जो कि आपको कंप्लीट करना है अलॉन्ग विद योर ट्यूशन डिपॉजिट। साल की फ़ीस चली जाएगी और मीनवाइल आप अपना जीआईसी पे करेंगे, जिसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, जो कि आपको तब मिलेगा जब आपकी अमाउंट स्कोशिया बैंक या एसबीआई बैंक, हबीब कैनेडियन बैंक, जिसमें भी आप डिपॉजिट करा रहे हैं वहाँ पे आपकी अमाउंट पहुँच जाएगी, ठीक है। अब जीआईसी का क्या फ़ायदा है कि ये आपका फर्स्ट ईयर एक्सपेंस है। साल की आप जब ट्यूशन पे करते हैं तो साथ ही आप अपना साल का एक्सपेंस भी पे कर देते हैं जो कि जीआईसी है, और आपको बाय मंथली या मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वो मिलता है जब आप कनाडा में होते हैं। तो इस तरह साल भर आपको कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मैंने किस तरह से अपना एक्सपेंस मीट करना है। जाके अगर आपको जॉब नहीं भी थोड़ा टाइम मिलती तो आपका उस तरह से एक्सपेंस मीट हो जाता है। सो जीआईसी हो गया, एनुअल ट्यूशन आपने पे कर दी, और अगर आपका आइल्स जो है वो 6 in each है तो डेफिनेटली आप एसडीएस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, और रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी पूरी हैं तो आप एसडीएस में अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया है दो पॉलिसीज़ में कि अब नॉन एसडीएस करें या एसडीएस करें। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस और दोनों के बेनिफिट्स बता देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए। अब देखिए डिफरेंस क्या है कि जो पॉलिसी पहले चल रही थी 2018 से, वो थी सिंपल स्टैंडर्ड पॉलिसी, जिसमें आप पर सेमेस्टर फ़ी देते थे, आपका आइल्स थोड़ा सा कम भी आ जाता था तो वो आपका यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता था, राइट। तो आपको लेटर आ जाता था। नंबर 2, आपका जो फीस थी वो आप पर सेमेस्टर फ़ी पे कर रहे थे, पर इनटेक फ़ी पे कर रहे थे, कोई आप अपना साल का एक्सपेंस नहीं थे जमा करा रहे, बट वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स अपने शो करने पड़ते थे, और अपनी फ़ाइल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको सब अपना प्रॉपर्टी और एसेट्स और जितने भी फाइनेंशियल्स आप शो कर सकते थे आप करते थे, राइट। अब जहाँ पे ये पॉलिसी आई एसडीएस, तो इसने एक स्मूथ आपको 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 रिक्वायरमेंट्स बता दी, जिसमें आपका आइल्स इतना होना चाहिए, आपने साल की फ़ीस पे करनी है और साल का एक्सपेंस पे करना है, नथिंग एल्स। बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं है उस तरह से, और कोई हार्ड एंड टफ रूल उस फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी शो करने का नहीं है। तो डिफरेंस क्या आया, एक तो ट्यूशन फ़ी का डिफरेंस आया, आपके आइल्स रिक्वायरमेंट का डिफरेंस आ गया, और नंबर 3 आपके जो फाइनेंशियल दिखाने हैं, प्रॉपर्टी कितनी शो करनी है, उसका डिफरेंस आ गया। अब हमें एसडीएस का क्या बेनिफिट होता है मैं आपको ये बता देती हूँ। एसडीएस एक स्मूथ प्रोसेस है जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने 3 अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और स्ट्रेट अवे आप अपना वीज़ा फाइल करेंगे। वंस यू विल डन विद द ट्यूशन फ़ी पेमेंट, विद जीआईसी पेमेंट, आइल्स आपका क्लियर हुआ है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने सिर्फ वीज़ा फाइल करना है और वीज़ा फाइल हो जाएगा। नंबर 2, एक हेज़ल फ्री एक तरह से प्रोसेस, जो कि मुझे लगता है कोई टेंशन नहीं है फाइनेंशियल्स कहाँ से अरेंज करने हैं, बैंक स्टेटमेंट कौन अरेंज करेगा, आइदर यू आर अरेंजिंग योर स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर या खुद स्पॉन्सर कौन कर रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं ये देखा जाए तो हमें एसडीएस में नहीं करनी पड़ती फेस। नंबर 3, टाइम सेविंग। जहाँ पे नॉन एसडीएस का प्रोसेस थोड़ा डिले होता है, लॉन्ग प्रोसेस है, एम्बेसी का हमें रिस्पांस का वेट करना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड हमें एसडीएस में एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट उन्होंने बता दिया कि 25 डेज़ का आपको टाइम है, ड्यूरेशन। व्हेन योर केस हिट द एम्बेसी तो आपको 25 डेज़ के अंदर अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो फास्ट ट्रैक है, सेफ टाइम हो गया और जल्दी जल्दी आपकी चीज़ें मैनेज हो रही हैं और आपका वीज़ा फाइल हो गया, फास्ट ट्रैक।
नंबर 4 पे अगर हम कहें तो इसकी वीज़ा रेशो जो है वो एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड पॉलिसी अच्छी है। अब मैं यहाँ पे क्यों अच्छी कह रही हूँ या क्यों कह रही हूँ कि एसडीएस की वीज़ा रेशो एज़ कम्पेयर टू नॉन एसडीएस अच्छी है, बिकॉज देखिए जब आप साल की फ़ीस पे कर रहे हैं, एनुअल अपना एक्सपेंस वहाँ पे जमा करवा रहे हैं, तो इट मीन्स कि यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट। साल भर आप कहीं नहीं जाते और ये आपकी एक जेन्युइन स्टूडेंट होने की एक आइडेंटिफिकेशन एम्बेसी में होगी कि ओके फाइन, ये साल की फ़ीस पे कर रहा है, एनुअल एक्सपेंस इसका यहाँ पे है, इसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इतना अच्छा है, सो इट मीन्स के ये एक क्वालिटी स्टूडेंट है जो कि कनाडा आना चाह रहा है इन बेसिस पे। तो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगेन अगर हम फाइनेंशियल उस तरह से नहीं अरेंज कर पा रहे तो इसका क्या मतलब है कि हम नॉन एसडीएस के लिए अप्लाई ही ना करें। ऐसा नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट को ये रिकमेंड करती हूँ कि आपको 1-2 बार ट्राई करना चाहिए टू अरेंज योर फंड्स फॉर एसडीएस, राइट। मेरी अल्टीमेट जो कोशिश होती है वो यही होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स का वीज़ा एसडीएस में फाइल करवाऊँ। उसकी 1-2 वजूहत ये भी हैं कि स्टूडेंट खुद भी परेशानी से बच जाता है, उसको बैंक स्टेटमेंट फाइनेंशियल्स का इतना मेस वो क्रिएट नहीं होता। नंबर 2, देखिए जब आप साल की फ़ीस पे कर रहे हैं तो आपको वीज़ा रेशो खुद भी ये बात समझ आती है कि एम्बेसी में ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि एक सेमेस्टर की फ़ी पे कर रहा है, इतने थोड़े से फंड्स दे रहा है, बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट इन्वेस्टर की है, ये इसकी अपनी है। तो ये थोड़े से फ्लॉ है जो कि जिनसे बचने के लिए एक्चुअली हम रिकमेंड करते हैं कि हम एसडीएस में वीज़ा फाइल करें, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि वीज़ा सक्सेस रेशो क्या है, तो वीज़ा सक्सेस रेशो एसडीएस में फार बेटर देन नॉन एसडीएस। नॉन एसडीएस में जब हम बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करते हैं एम्बेसी में और हमारी उस तरह से फाइनेंशियल्स हमारे अच्छे शो नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा उसमें आ जाता है वीज़ा रेशो का इम्पैक्ट। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो वीज़ा रेशो जो थी 50% से 80% तक बूस्ट हुई है आफ्टर एसडीएस। यस, तो ओवरऑल इंडिया, फिलिपाइन, मोरक्को और इसके अलावा वियतनाम, चाइना, पाकिस्तान, तो इन सब के अगर एनालिसिस किया जाए तो आफ्टर एसडीएस वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत बूस्ट हुई है और वीज़ा चांसेस भी बहुत बूस्ट हुए हैं। तो इट्स फाइन, इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा टाइम ले लें जस्ट टू अरेंज द फाइनेंशियल्स एंड द फंड्स, ताकि हम एक अच्छे ऑप्शन के लिए जाएं, ठीक है। वेस्ट टाइम हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा टाइम अरेंज करें, अपने फाइनेंशियल्स को देखें, अपने जो ट्यूशन फ़ी है उसको अरेंज कर लें। और सबसे जो मेन इसकी रिक्वायरमेंट है वो आइल्स की है। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि कहते हैं कि नहीं हमसे आइल्स नहीं होगा, तो इट इज़ बेटर कि आप आइल्स रिपीट कर लें। अगर आपका आइल्स उस तरह से नहीं आ रहा तो रीट्राई कर लें। वीज़ा है, इट इज़ एक्चुअली इट इज़ अ टफ थिंग ना, आपको भी पता है। सो इट इज़ बेटर कि हम एक अच्छे वे के लिए जाएं और जो चांस हमें ज़्यादा दे रहे हैं उसमें हम वीज़ा अपना फ़ाइल करें, ताकि एक जो प्रोसेस है वो स्मूथली जाए आगे एम्बेसी तक और हमें एक अच्छा आउटकम मिले। क्योंकि पूरा एक प्रोसीजर हम जब लेके चल रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम एक अच्छे आउटकम के लिए स्ट्रगल करें। तो एसडीएस और नॉन एसडीएस में बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स और उनकी जो बेनिफिट्स थे वर्सेस उनका जो डिफरेंस था वो मैंने आपसे शेयर किया। नेक्स्टली मैं जो आपसे ये बात करना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट आई नो कि वो अफोर्डेबल नहीं है एसडीएस, राइट, बट इट्स फाइन अगर आप नॉन एसडीएस को कंसिडर कर लें, बट एट द एंड आफ्टर ट्रायल कि आप उस तरह से फाइनेंशियल अपने नहीं अरेंज कर पा रहे या थोड़ा इशू आ रहा है, तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर नॉन एसडीएस। बट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि आपने एसडीएस में फाइल करना है, उसके लिए आपको चाहे आइल्स दोबारा रिपीट करना पड़े, सो गो फॉर दैट। आज के सेशन में मैंने एसडीएस को बहुत आई थिंक डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है। जीआईसी को देखा कि क्या जीआईसी का है रोल, हमें किस तरह से ये हेल्पफुल होती है। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे मीडिया पे कि क्वेश्चंस आ रहे थे कि जीआईसी हमने किस तरह खुलवाना है, तो उसका मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि उसकी 3 रिक्वायरमेंट्स है। आपका अपने होमलैंड में अकाउंट होना चाहिए, किसी के जॉइंट अकाउंट से आपके पैसे नहीं जाएंगे, फर्दर आपके फादर या मदर के अकाउंट से भी पैसे नहीं जा सकते, राइट। तो इट इज़ बेटर कि आपका अपने होमलैंड में अकाउंट हो और उसके बाद आपके ही अकाउंट से आगे मनी ट्रांसफ़र हो।
सो बाकी आपका GIC जब आ जाएगा, आपकी फ़ीस स्लिप आ जाएगी एक्सेप्टेंस लेटर की फॉर्म में, तो आपका वीज़ा फ़ाइल किया जाएगा। अगेन कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अब हम किस इंस्टीट्यूट में करें तो फिर ही हमारा SDS में वीज़ा फाइल होगा। तो इस बात का ये जवाब है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है दैट मस्ट बी DLI इंस्टीट्यूट। ये इस बात का आपने ख्याल रखना है। कनाडा में DLI इंस्टीट्यूशंस की एक लिस्ट है जो कि आपको IRCC वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। खास DLI नंबर होना एक इंस्टीट्यूट का ज़रूरी है ताकि कल को जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट भी मिल जाए। अब यहाँ पे DLI इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस, जिनको प्रोविंशियल और टेरिटोरियल गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि दे कैन होस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो अगेन अगर आप SDS में वीज़ा फाइल करना चाहते हैं इन नियर फ्यूचर, तो आपका इंस्टीट्यूशन जिधर से आप ऑफर मंगवा रहे हैं दैट मस्ट बी ऑन द DLI लिस्ट। सो दिस वर द क्वेश्चंस जो कि मैं चाह रही थी कि मैं आपसे शेयर कर दूं। बाकी हमने पॉलिसी को देखा है, तो देयर इज़ नथिंग टू वरीड ऑन, बट आपको ट्राई करना चाहिए कि आप SDS के लिए ही जाएं जिसमें आपका IELTS 16 ईच होना लाजमी है। सो अगर नहीं आता फर्स्ट ट्रायल में, डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो फॉर अनदर ट्रायल। सो कोई भी आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस सेक्शन जो कि हमने अभी किया डिस्कस, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। मेरा नंबर भी यहाँ मेंशन है। फर्दर आपको कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी आर हियर टू हेल्प यू आउट फ्रॉम योर एडमिशन टिल वीज़ा फाइलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।